हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे कि बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। तो उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स को स्टडी किया कि किस तरह जो सहसंयोजी बंध कौन सा होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, वो हमने स्टडी कर लिए हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज क्या है, आयनिक आबंध, या हम स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्टली जो हम स्टडी करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड जो होता है, या हम कहेंगे आयनिक आबंध होता है, ये होता क्या है और ये हमें किस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, या आयनिक आबंध होता है, ये हमें सबसे पहले इसकी बेसिक ये है कि ये हमें आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होता है? आयनिक कंपाउंड्स में। यानी हम कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उन यौगिकों का जो निर्माण होता है वो किस आबंध के कारण होता है? ठीक है, आयनिक आबंध के कारण होता है। ठीक है, तो आयनिक आबंध के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसने बताया कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक मीन्स आयंस की बात हो रही है। तो आयनिक बॉन्ड स्टडी करने से पहले हमें आयंस जो टर्म है वो क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो स्टडी किया था एटम, और एटम्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था कि एटम्स जो था वो एक न्यूट्रल स्पीसीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे पहले क्या, आयन। और जब ये आयन जो है ये टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएगा तो हमें आयनिक बॉन्ड भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आयन होता क्या है, इसने बताया कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, जब न्यूट्रल एटम यानी कोई उदासीन परमाणु किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर क्या है, कुछ आवेश आ जाता है। ठीक है, तो यानी जो स्पीसीज बनती है, जिस टाइप की जो प्रजाति हमें मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो यानी इंग्लिश के अंदर देखें तो आयन क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं ए स्पीसीज विच इज formed either by loss or gain of electron by a neutral atom। यानी ये डेफिनेशन अपने को बताती है कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम जो होता है वो क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसके बाद जो हमें स्पीसीज मिलती है उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जब क्या होगा, एक उदासीन परमाणु, या हम स्टार्टिंग में लिख सकते थे कि कोई उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जो प्रजाति बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो सीधी परिभाषा लिखो इसमें कि जब या एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात जो प्रजाति मिलेगी
जो आवेशित प्रजाति लिखो या सीधी प्रजाति लिखो, जो प्रजाति मिलेगी उसे आयन कहते हैं, उसे आयन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे ये क्लियर नहीं होना। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु को, एग्जाम्पल में हम देखते हैं किसको, हाइड्रोजन को, और हमें पता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा, वो होगा 1। कितना होगा, 1। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो होंगे 1, और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों की संख्या क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक उदासीन परमाणु है, एक न्यूट्रल एटम अपने को दिया हुआ है। फिर ये बताता है कि मान लिया कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये क्या करता है, ये अपने बाह्य शेल में एक जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है, सेल क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जिसमें पहले एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट था, तो प्लस और माइनस जो चार्ज है वो क्या थे, सेम थे। तो यानी ये क्या था, उदासीन था। अब हमें पता है इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया जबकि प्रोटॉन एक शेष रह चुका है। तो अब जो परमाणु है उस परमाणु पे क्या आवेश आ जाएगा, उस परमाणु पे आ जाएगा धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो स्पीशीज हमें मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या मिल रही है, एक आयंस मिल रही है। ठीक है, तो मतलब यही है डेफिनेशन के अंदर कि कोई भी जो स्पीशीज या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके बने या इलेक्ट्रॉन का गेन करके बने। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो स्पीशीज हमें मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आयंस। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करेंगे कि जो आयंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है या दूसरी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन रही है, तो यानी इन दोनों मेथड के बेस पे तो आयंस कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। या तो क्या है, कोई स्पीशीज को क्या कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगी या इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने को क्या दिया है, कोई न्यूट्रल एटम दिए। ठीक है, हम कह सकते हैं ये क्या एक उदासीन परमाणु है। क्या ये उदासीन परमाणु जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, अगर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसका मतलब जो होगा धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा किसी भी एटम के अंदर वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिलेगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने बताया कि जो आयंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें हमने अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल उठाया जिसमें हमें पता है कि एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये क्या करता है, हमें पता है कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो प्रोटॉन तो इसमें सेम रह गए,
जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 0 हो गए। कितने हो गए, 0। तो इसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज बढ़ गया। तो मतलब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन, या उसको हम बोलते हैं धनायन। धन आयन या इकट्ठा ही धनायन बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ही हम इसी हाइड्रोजन को ही ले लें, ठीक है, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन तो 1 रह गया, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्लस के बजाय क्या है, जो माइनस चार्ज है वो क्या है, बढ़ रहा है। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो हमें है वो मिलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो स्पीसीज मिलेगी वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो हमें मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपने को क्या दिए, अब इनकी हम सही तरह से डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कैटायन या धनायन को आप किस तरह डिफाइन करोगे। कैटायन या हम इसको क्या बोल सकते हैं, धन आयन। आप बोल सकते हो इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज क्या होती है, स्पीसीज फॉर्म्स बाई लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स, 1 or more इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। हम कह सकते हैं यह क्या होती है, एक धन आवेशित स्पीसीज या प्रजाति कह सकते हैं होगी, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनती है, त्यागने पर उदासीन परमाणु द्वारा बनती है। ठीक है, यही आप कह सकते हो, इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय ए न्यूट्रल एटम। मतलब कोई न्यूट्रल एटम होगा, या वैसे हाई लेवल में आप चार्ज स्पीसीज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी होती है, पर बेसिक लेवल में हम न्यूट्रल एटम को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। इसमें हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो उस पर क्या आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा कोई भी न्यूट्रल एटम, उतने ही यूनिट उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये क्या बनाएगा, यूनि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सीधा धन आवेश आ जाएगा। दूसरा, अगर हाइड्रोजन की जगह हम किसी और का एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो वो क्या बनाएगा, डाई या बाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का वो लॉस कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम को अगर आप देखो तो इसके क्या है, 12 एटॉमिक नंबर, मतलब जितने इसमें प्रोटॉन है वो कितने हैं, 12, और 12 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बट ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो अब दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि ये आयंस या आयनिक स्पीसीज बनती क्यों है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी जो एटम है, वो क्या है, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जो है उसको अटेन करने के लिए अपने वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या तो उनका लॉस कर देगा या अपने वैलेंस सेल में कुछ नए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम जो है ये अपने आउटर सेल को यानी अपने बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए इसके बाह्य कक्ष में कितने होने चाहिए, हमने पीछे स्टडी किया था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे यानी आप देख रहे हो यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके वैलेंस सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना वैलेंस सेल कंप्लीट कर ले। तो 6 लेना क्या है, मुश्किल है, जबकि 2 का लॉस करना क्या है, ईजी है। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इसको क्या मिल जाएगा, जो इसके नियर कौन सी नोबल गैस आती है, नियोन। नियोन जो होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका बाह्य कक्ष पूर्ण होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस करके क्या बनाएगा, डाईवैलेंट आयन या बाई पॉजिटिव आयंस या द्विआवेशीय आयंस का निर्माण करता है। तो यानी कोई भी आयन का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जो परमाणु है वो क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, अपने बाह्य कक्ष को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी परमाणु से ग्रहण करेगा। तो उसके बाद जो हमें स्पीसीज मिलेगी उस पे क्या मिलेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस पर 1 धन आवेश आ जाएगा, अगर 2 त्यागे हैं तो 2 धन आवेश आ जाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम को देखो, ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो क्या आ जाएगा, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन को वो त्यागता है, ठीक है, उतने ही यूनिट उस पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये था क्या, धन आयन। आपने देखा कि धन आयन या कैटायंस या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कब बनती है, जब कोई परमाणु अपने नज़दीक के कोई भी जो उदासीन गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ठीक है, ताकि उसका बाह्य कक्ष क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो जो हमें आवेशित प्रजाति मिलेगी या चार्ज स्पीसीज जो हमें मिलेगी, उस चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। तो ये थे कैटायन। और ये ध्यान रखना है, कैटायंस जो होते हैं ये मोस्टली या ज़्यादातर कौन बनाते हैं, जितने भी जो क्या मेटल्स हैं। क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो मेटल्स वो एटम होते हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ईजिली लॉस कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से त्याग दे। जितनी जल्दी से कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस परमाणु को हम क्या बोलेंगे कि वो धातु का ही परमाणु होता है, यानी मेटल का ही परमाणु होता है। और मेटल की यही खासियत होती है कि वो इजीली क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। तो इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो ही क्या बनाएंगे, कैटायंस बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एनायन की, ठीक है। तो देखो एनायंस, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आयंस, या हम बोल सकते हैं ऋण आयन। पीछे हमने धन आयन पढ़ा था। धन आयन को आप वैसे भी समझ सकते हो, जो धनी लोग हैं वो ही दान कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वो ही त्यागेगा ना जिसके पास कुछ होगा, ठीक है, तभी धन आयन हमें मिले थे। अभी हम बात करते हैं किसकी, एनायन की, ठीक है। तो एनायन या आप उसको क्या बोलते हो, ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन। तो यहाँ पे इसने बताया ऋण मीन्स कर्ज लेना।
तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी जो परमाणु है ना वो क्या है, ऋणी हो रहा है, मतलब वो क्या है, किसी दूसरे परमाणु से क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतने ही इकाई उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयंस कब बनता है, जब कोई परमाणु या कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम लिखेंगे एनायन क्या होते हैं, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। क्या होती है ये, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज which is formed by gain of one or more electrons by a neutral atom। क्या होगा, जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमें मिलेगी उस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या हो जाता है, एनायन। यानी ऋणायन क्या होते हैं ऋणायन एक उदासीन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनने वाली आयनिक प्रजाति, या आप कह सकते हो आवेशित प्रजाति, आयनिक प्रजाति ऋणायन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋणायन कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने कैटायन पढ़ा था सेम उसी तरह क्या होता है, एनायंस के अंदर होता है। जैसे अगर आप देखो एग्जाम्पल में आप लेके चलो क्लोरीन को, ठीक है, तो ऋणायन भी उसी तरह बनते हैं जिस तरह कैटायन बनते हैं, क्योंकि कैटायन में क्या है कि कोई भी जो मेटल है वो अपने बाह्य कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको त्याग कर क्या है, उदासीन परमाणु का या उदासीन गैसों वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरह जो ऋणायन है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग तो नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अगर आप देखो क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्लोरीन का जो नेक्स्ट आता है आर्गन, और जो आर्गन है वो क्या एक उदासीन गैस है। तो क्लोरीन क्या चाहती है कि क्लोरीन कहती है कि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, नज़दीकी उदासीन गैस का या नोबल गैस का। कहने का मतलब उसका बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जो आयनिक स्पीसीज बनेगी उस आयनिक स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। यानी कोई भी परमाणु अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद जो आयनिक स्पीसीज हमें मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, ऋण आयन बोलेंगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर यहीं पे क्या ले लें, हम ऑक्सीजन ले लें, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसको अपना बाह्य कक्ष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा O2 नेगेटिव बनाएगा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपने नज़दीक वाली उदासीन गैस का ये प्राप्त कर लेता है। तो इसके ऊपर जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उतने यूनिट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन को देखो, ठीक है, तो उसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
प्राप्त कर लेगा जो नज़दीक जो इसके कौन सी आती है, नोबल गैस नियोन आती है। तो सीधी सी बात है कि ऋणायन कब बनते हैं, ऋणायन तभी बनते हैं जब कोई परमाणु अपने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या करेगा, अपने आउटर सेल को कंप्लीट करेगा। तो जो चार्ज स्पीसीज हमें मिलेगी जब या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, उस चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। ठीक है, तो बस ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल के साथ। अब ज़्यादातर जो एनायंस के केस हमें मिलेंगे वो हमें मिलते हैं नॉन मेटल्स में। ठीक है, नॉन मेटल या आप इनको बोल सकते हो अधातुएं। ठीक है, धातुएं यही क्या बनाती है, हमेशा एनायंस की फॉर्मेशन करती है। और हमें पता है कैटायंस की फॉर्मेशन कौन करते हैं, मेटल। मेटल क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। मेटल मीन्स धातुएं। ठीक है, जो धातुएं हैं ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, जबकि अधातुएं हैं ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो स्पीसीज बनती है उसको तो हम बोलेंगे एनायन, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पे जो स्पीसीज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था कैटायन एनायन यानी धनायन और ऋण आयन कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है या आयनिक आबंध। अब हमें पता चल गया कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, और आयन का पता चलने से हम आयनिक बॉन्ड को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी आयनिक बॉन्ड क्या होगा, द टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी किस टाइप का बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन किसके बीच में बनता है, आयंस, जो आयंस के बीच में बनता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ electrons during bond formation from one atom to other atom involved in बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश में, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो ये आपको पहले तो मैंने बता दिया था, इट इज़ फॉर्म बिटवीन, इसके बीच में बनता है हमेशा, फॉर्म बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एटम। कोई भी मेटल और नॉन मेटल के जो एटम होते हैं उनके बीच में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो वो होता है कौन सा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें क्लियर होता है कि आयनिक आबंध हमेशा धातु और अधातु, कौन से, धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच में बनता है, परमाणुओं के बीच। वैसे परमाणुओं के क्या होंगे, आयंस होंगे, सीधे परमाणु नहीं होंगे, परमाणुओं के आयनों के बीच में क्या बनता है, ये आबंध बनता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि ये आयनिक आबंध किसके बीच में बनता है, आयनों के बीच में बनता है, आयनों के बीच में। ठीक है, तीसरी बात हमने इसमें देखी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है,
पूर्ण स्थानांतरण होता है। क्या होता है? पूर्ण स्थानांतरण। ठीक है, मतलब एक परमाणु क्या करता है? एक परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, और दूसरा परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दूसरा परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके बारे में अभी हमने स्टडी किया था, वो क्या बनाएगा? धन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? धन आयन। या जो त्यागेगा वो कौन सा परमाणु होगा? वो होगा धातु का परमाणु। ठीक है, जो धातु का परमाणु होगा वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या बनाएगा? ऋण आयन बना रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है वो किसका परमाणु होगा? वो होगा अधातु का परमाणु। क्या होगा? अधातु का परमाणु। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि धातुएं और अधातुएं जिसमें जब धातुएं और अधातुएं क्या करती है? आपस में अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो धातुओं के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया जाता है, यानी मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जिस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, हाउ डू कैसे लिखेंगे इसका क्वेश्चन? ठीक है, कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। यानी आपसे पूछे धातुएं और अधातुएं किस तरह अभिक्रिया करती हैं, किस तरह आपस में रिएक्शन करती है, तो हम यही कहेंगे कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उस दौरान उनके बीच में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है उसको हम देखते हैं। क्या दी है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस तरह होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को देख रहे हो तो हमें पता है कि सोडियम जो क्लोराइड है उसमें सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? एक धातु है। और क्लोरीन क्या है? क्लोराइड से क्लोरीन आई है, ये अधातु है। हमें कैसे पता चला कि सोडियम क्या है? मेटल है या धातु है? तो अब बात आती है धातु और अधातु की छोटी सी बात। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपको परमाणु दिया है, ठीक है, किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में क्या होगा? 1, 2 या कई बार 3 अगर क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सारे परमाणु किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं धातुओं में। तो आपको ध्यान रखना है मेटल कौन से होते हैं? एन एटम्स ऑफ एलिमेंट
हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज एटम्स ऑफ मेटल्स। यानी आप उनको क्या मानोगे, मेटल्स मानोगे। किस में, हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ना कि सीधा। जो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल होगा किसी भी एटम्स का, उसके अंदर अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आप नॉर्मली उसको क्या कह सकते हो कि वो मेटल है। ठीक है, इसी तरह ये आपने को क्लोरीन क्या दिए, नॉन मेटल दिए। तो हमें कैसे पता चला ये नॉन मेटल या अधातु है। तो सीधी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी परमाणु के बाह्य कक्ष को, अगर बाह्य कक्ष को उल्टा लिख लो इसका, पूर्ण करने के लिए 1, 2 या आप कह सकते हो 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, अधातु होगी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाह्य कक्ष में अगर उपस्थित है, कोई भी परमाणु जो है उसके बाह्य कक्ष के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो वो परमाणु किसी अधातु का परमाणु होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं नॉन मेटल कौन से होंगे, एन एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल या आउटर सेल आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल एटम। ठीक है, तो ये हो गई धातु और अधातु की साइंटिफिक डेफिनेशन। या आप ये भी कह सकते हो कि मेटल क्या होते हैं, विच कैन ईजिली लॉस इलेक्ट्रॉन, विच कैन ईजिली, ये तो अभी हमने पढ़ा है, लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो परमाणु किसके होते हैं, वो परमाणु होते हैं धातुओं के। और जो क्या करें, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है, या जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और क्या बनाए, ऋण आयन बनाए। क्या बनाए, ऋण आयन, या आप कह सकते हो एनायन की फॉर्मेशन करे या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की फॉर्मेशन करें, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल या अधातु बोलेंगे। तो अभी हम स्टडी कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में हमें पता चल गया कि सोडियम क्या है, एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अभी हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों की डेफिनेशन स्टडी कर ली है। तो उन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। तो इस फॉर्मेशन में आप देखोगे कि सोडियम क्या एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो हमें पता है कि सोडियम जो है उसका 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और क्लोरीन जो है उसका क्या है, 17 एटॉमिक नंबर है। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो ये अपने को मिल रहा है। अगर इसका हम लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि जो सोडियम है उसके वैलेंस सेल में आउटर कक्ष में यानी बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या होना चाहिए, ये है फिर मेटल यानी धातु। अगर क्लोरीन को देखोगे तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या एक है, नॉन मेटल है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, अपना सेल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सोडियम है, अगर आप देखोगे तो सोडियम जो है
ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या कर सकता है, लॉस करके अपना बाह्य कक्ष पूर्ण कर सकता है। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर एक इकाई क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2a। यानी पहले इसके पास क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10, क्योंकि एक का ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। क्योंकि 7 लेने मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या है, मुश्किल है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस या एक इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लॉस कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को लेके चलो तो क्लोरीन में हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 287। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इजी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें पता है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है 287, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, जितने गेन किए उतने यूनिट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज़ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सीधे क्लोरीन एटम का है। ठीक है, तो वो बना एनायन। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हो कि सोडियम ने क्या किया, सोडियम का अगर आप लेवी स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरह बनाते हो। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का लेवी स्ट्रक्चर आप इस तरह बनाओगे। लेवी स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किन्हीं चिन्हों से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है सोडियम क्या करेगा, सोडियम फ्री होना चाहेगा तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है जिसमें क्या होता है कि एक एटम कम्प्लीटली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, किसको, दूसरे एटम को, यानी दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इन आयनिक स्पीसीज़ के बीच में। ठीक है, यहाँ एक कैटायन है और ये क्या, एक एनायंस हैं। इन दोनों के बीच में जिस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, यानी आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको अगर आप लिखोगे तो उसके ऊपर क्या है, हमेशा चार्ज को शो करना पड़ता है। जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वो ये शो करता है। अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अगर माइनस चार्ज जो अपने को दिए है वो इसका इंडिकेशन है कि उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह के काफ़ी अपने को एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। हमें पता है 12 एटॉमिक नंबर है, 282 आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हो तो मैग्नीशियम की आप इस तरह बनाओगे। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड की कर रहे हो तो हमें पता है क्लोरीन की सेम वही कंडीशन है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम को क्या है, मैग्नीशियम को चाहिए कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि उसका क्या हो, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए, उसका बाह्य कक्ष पूर्ण हो जाए। तो अब उसको पता है कि उसके पास एक क्लोरीन आया तो उसने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने दूसरी क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि क्या हुआ, जो मैग्नीशियम था उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसको और एक इसको। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट अगर आप देखो तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, क्लोरीन ने लिया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट एटम कितने परमाणु हैं क्लोरीन के, 2, तो उसको आप लिखोगे उसके पेयर में।
तो इस तरह जो ये हमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका आयनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो आपको इस तरह डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो आप। तो मैग्नीशियम में क्या है हमें पता है कि उसको 2 लॉस करने हैं, जबकि ऑक्सीजन क्या है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जबकि ऑक्सीजन में हमें पता है 8 एटॉमिक नंबर है। तो उसको कितने चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का, और जो हमें 4 स्पीसीज़ मिलेगी उसमें आपको क्या मिलेगा, इस तरह ये आयनिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो बस मेन जो कंसेप्ट था आयनिक कंपाउंड्स का वो ये था कि आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और आयनिक बॉन्ड से हमने स्टडी किए थे आयंस। पहले हमें आयंस पता है तो ही हमें पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि ये आयंस के बीच में बनेगा। जब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो जब लॉस गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो मेटल और नॉन मेटल के एटम हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही आयंस क्या है आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बांधे रखती हैं, ठीक है या जो आयंस आपस में जिस बॉन्ड से कंबाइन रहते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आयनिक बॉन्ड। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, या यहाँ से एक चार्ज की बात आती है, वैसे तो है फिजिक्स का। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक का भी हम स्टडी करते हैं क्या, क्योंकि इम्पोर्टेंट है करेक्टरिस्टिक या जो गुण धर्म है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी आयनिक यौगिकों के गुण धर्म, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। वैसे क्लास 10th का ये टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि 10th तक की साइंस तो नॉर्मली आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को या आप हिंदी में उसको बोल सकते हो भौतिक अवस्था। जितने भी जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ऑलवेज सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑलवेज क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर। ये क्या पाए जाते हैं, आयनिक की अगर आपसे पूछे तो ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, आयनिक जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में क्या होता है, क्या होता है, एक मजबूत क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है। ठीक है, किनमें, इन बिटवीन आयंस इज प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग, क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयंस के बीच में उपस्थित होती है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विद्युत
इसको बोलते हैं विद्युतीय आकर्षण बोलते हैं शायद, ठीक है। विद्युतीय आकर्षण जो होता है उनके बीच में, वो क्या होता है, जो आयनिक यौगिकों के अंदर जो आयंस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक मजबूत क्या होगा, विद्युतीय आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षक बल के कारण जो आयन के यौगिक होते हैं वो आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं, ठीक है। जो कण हैं वो आपस में बंधे होंगे तो वो क्या होंगे, हमें ठोस अवस्था के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो आयनिक यौगिक जो होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं इन नेचर, ठीक है। यानी इनके हमें क्या मिलेंगे, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसने बताया है वो क्या है कि इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग या हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, यानी हम कह सकते हैं उच्च गलनांक। गलनांक मैंने बताया था कि कोई चीज़ क्या है, किस तापमान पे पिघल जाती है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है। या क्वथनांक, क्वथनांक बोलते हैं किसको, बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। यानी किस तापमान पे कोई जो लिक्विड है वो क्या है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक आयन्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, इन बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में क्या होती है, एक मजबूत विद्युत आकर्षण के कारण या आकर्षकीय बल के कारण क्या है, आयन का या आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या मिलेगा, हमें उच्च मिलेगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, एक मजबूत विद्युत या विद्युत कैसे लिख सकते हो, विद्युत आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण जो आयनिक यौगिक है उनका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें थर्ड जो प्रॉपर्टी अपने को दिए वो दिए, थर्ड तो होगी, फोर्थ दिए अपने को क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। विद्युत चालकता, क्या बोलेंगे इसको, विद्युत चालकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है, आयनिक जो कंपाउंड्स जो है इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आयनों के बारे में बताया है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं अगर वो पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है, जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक जो है वो क्या है, हम पिघली हुई लिखें मोल्टन या उसको गलित अवस्था बोलते हैं, पिघली अवस्था, या आप कह सकते हो उनका जलीय घोल। यानी कोई आयनिक यौगिक है उसको आपने पानी में घोल लिया है, ठीक है, उनका जो जलीय घोल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है, विद्युत का क्या होगा, अच्छा चालक होता है, यानी उसमें से करंट पास हो सकता है,
अच्छा चालक होता है। ठीक है, जैसे आप बात करो सोडियम क्लोराइड, घरों में नमक होता है, अगर उसका बड़ा पीस पड़ा है उस पर आप इलेक्ट्रिक वायर का यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करोगे तो करंट पास नहीं होगा। अगर वही मोल्टन स्टेट में हो यानी वो पिंगला हुआ हो, लिक्विड स्टेट में आ जाए और या आपने उसको पानी में घोल लिया, ठीक है, तो उस स्टेज के अंदर क्या है, उसमें से करंट जो है वो स्पीडली क्या होगा, पास होगा, यानी वो गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये इसका चौथा है। और इसके पीछे कारण क्या कारण है कि आयनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं, क्योंकि आयंस जो होते हैं ना, यानी बिकॉज जो आयंस हैं वो क्या है, कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, करंट को पास करवाने के लिए आयंस की क्या होती है, मूवमेंट होती है, आयन के इधर उधर चलने के कारण, आयनिक गति के कारण। ठीक है, आयनों की क्या होगी, मूवमेंट होगी या आयनों की गति होगी, आयन चल रहे होंगे उस घोल के अंदर जो करंट का मतलब चालकता के लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या आती है, सॉल्युबिलिटी, मतलब उसको हम बोलते हैं घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक है, जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो जल के अंदर घुल जाते हैं। आयनिक यौगिक क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्या करेंगे, अंतरक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। जल जो होता है ना वो क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर नेचर का होता है। आयंस भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं, क्योंकि उसमें पोल होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, वैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके कारण क्या है, उसको घोल लेते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। इसके पीछे रीज़न और भी है, क्योंकि वाटर जो होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बारे में अभी आप नहीं पढ़ते, +2 साइंस की है। ठीक है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको हम बोलते हैं जो किसी भी आयनिक यौगिक जो होते हैं ना उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कमज़ोर कर देता है। तो पानी के अंदर वो क्षमता बहुत ज़्यादा होती है जो आयनिक यौगिकों में उपस्थित जो आकर्षण बल है उसको कमज़ोर करके उसको तोड़ देंगे तो उसको अपने में घोल लेता है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये सोल्यूबल होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम आयनिक कंपाउंड की पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिएक्टिविटी। जो इनकी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वेरी फास्ट होती है। आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस आपने इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, हमें पता है आयंस प्रेजेंट होते हैं। और आयंस यानी हम कह सकते हैं कैटायंस और जो एनायंस ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनको मिक्स करेंगे तो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया है बहुत तीव्र होती है। तीव्र मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई रिएक्शन पता नहीं आज तक देखी है कि नहीं, अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने के साथ ही टर्बिडिटी यानी वाइट कलर के क्या आ जाते हैं, पीपीटी आ जाते हैं। मतलब जैसे आपने मिलाया और मिलाते ही क्या बन जाएंगे, सफ़ेद कलर का पाउडर बन जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये था आयनिक कंपाउंड्स, आयंस और उनकी जो आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक आज हमने स्टडी की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
ठीक है, या कोई जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आपको कोई डाउट है तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख सकते हो। उसके लिए आपके लिए स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।